ओके, अच्छा चैप्टर 13 में आ जाए। कलमंद राय शरा काफियस। पेज नंबर 284। अक्सर मुल्क में डिप्लोमेट्स वगैरह आए होते हैं, तो उनके लिए कोई डिप्लोमेट्स के नाम से या कौंसलर प्रिविलेजेस, डिप्लोमेट्स को प्रिविलेजेस देने के लिए कोई कानून बना हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है कि ये लोग यूनाइटेड नेशन से या बाहर के मुल्कों से आए हैं या कोई डिप्लोमेट्स आए हैं, तो इनको जो भी कमा रहे हैं पाकिस्तान में वो माफ़ है। द इनकम ऑफ इंडिविजुअल, जिसको डिप्लोमेटिक या कौंसलर प्रिविलेजेस कानून के मुताबिक कोई चीज़ माफ़ है तो वो माफ़ है। अच्छा जी, पॉइंट 3 ये ज़रा आप समझिएगा। यूनाइटेड नेशन के अंदर एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नौकरी कर रहा था, तो अगर वो एक शर्त पूरी कर दे तो उसको एक बेनिफिट मिल जाएगा। ये जितने भी सेक्शंस हैं ना आज हमने पढ़ने हैं, इसमें 3 बातें होंगी। किसको क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या शर्त पूरी होगी तो बेनिफिट मिलेगा। किसको क्या बेनिफिट मिलेगा और किस शर्त पूरे करने पे मिलेगा। तो यूनाइटेड नेशन का एम्प्लॉई जो कि पाकिस्तान का शहरी है लेकिन यूनाइटेड नेशन में नौकरी करने गया हुआ था, इसको नौकरी करने के बाद मिलने वाली पेंशन माफ़ है। अब पाकिस्तान बैठा है तो इसको पेंशन माफ़ है, लेकिन शर्त यह है कि जिस वक्त ये बाहर नौकरी कर रहा था ना उस वक्त इसकी सैलरी भी माफ़ थी। ये अजीब सी शर्त है बस। तो 10 साल इसने नौकरी की, हर महीने इसको 5 लाख मिलता था बाहर के मुल्क में जब नौकरी कर रहा था, वो भी 5 लाख माफ़ था। अब जब घर बैठे और पेंशन मिल रही है तो वो पेंशन भी क्या होगी, माफ़ होगी। पेंशन माफ़ होने के लिए शर्त यह है कि सैलरी माफ़ हो। तो क्या माफ़ है, पेंशन। क्या कंडीशन है, सैलरी माफ़ थी। Any pension received by a citizen of Pakistan because of पुरानी नौकरी in United Nations, it will be exempt if the person's salary from employment was exempt. कनाडा की एम्बेसी में आप गए, आपने कहा मुझे चेक कर लो, मैंने कनाडा जाना है, तो वहां कोई कैनेडियन बैठा था, तो इस कैनेडियन को कहते हैं फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल। इसको जो तनख्वाह मिल रही है कनाडा से वो माफ है अगर 3 शर्तें पूरी हो जाए। पहली शर्त, गंजा हो। पहली शर्त यह कि ये सिटीजन ना हो पाकिस्तान का। दूसरी शर्त, जिस तरह ये चेक कर रहा है बंदों को, पाकिस्तानियों को, कि ये कनाडा जाने के काबिल हैं या नहीं, इसी तरह पाकिस्तान वालों ने भी कनाडा में एक बंदा बिठाया होगा जो चेक कर रहा होगा ये बंदे पाकिस्तान आने के काबिल हैं या नहीं कनाडा से। हमारा भी लेवल है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है, आपको पता है। और तीसरी शर्त बहुत ही बच्चों वाली शर्त है, कंजूस सी बात है, ये तो मुझे करते हुए भी आपसे शर्म आ रही है। जो घर में लेक्चर ले रहे हैं वो हैंड्स फ्री लगा लें। तो ये तो नहायत ही अजीब सी बात है कि अगर तुम हमारे बंदे को उधर टैक्स माफ़ करोगे जो कनाडा गया हुआ है तो हम तुम्हारे बंदे को इधर टैक्स माफ़ करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। अजीब सी शर्म सी आती है ऐसी कंजूसी वाली बात करते हुए। मैंने तो तुम्हें चाय भी पिलाई थी, बिस्किट भी खिलाए थे, ये इस तरह की बोंगी है कोई। सैलरी रिसीव्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू फॉरेन गवर्नमेंट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। फॉलोइंग आर द शराइत। The employee is a citizen of foreign country and not a citizen of Pakistan. The employee performs the milti julti services as are performed by federal government employees in foreign country. ये समझ आई बात?
कनाडा वाला बंदा पाकिस्तान में वो सर्विस दे रहा है जो सर्विस पाकिस्तान वाला बंदा कनाडा में दे रहा है। पाकिस्तान वालों में तो कोई बंदा भेजा होगा ना कनाडा में, जो कैनेडियंस को चेक करता होगा कि इधर आए या ना आए, क्योंकि कनाडा में बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान का वीज़ा लग जाए हमारा, तो उधर हमने भी कोई बंदा रखा होगा। दूसरी शर्त ये है। और तीसरी शर्त, हमारे बंदे को उधर अगर आप तनख्वाह माफ़ करोगे तो हम तुम्हारे बंदे को इधर तनख्वाह माफ़ कर देंगे। ये था जी फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ओके, ये मैंने दूसरी क्लास में चीज़ें लिखी हुई हैं, चल जाएंगी, कोई मसला नहीं। सेक्शन 44, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने चाइना की गवर्नमेंट से एक ट्रीटी साइन किया, मुआहिदा साइन किया कि सी पैक के प्रोजेक्ट में जो चाइनीज इन पाकिस्तान आए हुए हैं उनकी पाकिस्तान में कमाई गई इनकम हम माफ करने लगे हैं। तो बस ठीक है, फिर ये माफ है, अगर शर्त यह मुल्की लेवल पे इनका आपस में क्या हो जाए, मुआहिदा हो जाए। पाकिस्तान में कमाई गई इनकम विच पाकिस्तान इज नॉट परमिटेड टू टैक्स, जिसपे वक्तन टैक्स नहीं लगा सकता, अंडर अ मुआहिदा शेल बी एग्जेम्प्ट फॉर चाइनीज। चाइनीज लोगों के लिए माफ है, नोट कर लें। जी सर पढ़ा रहे हैं आज। पाकिस्तान में कमाई गई इनकम विच पाकिस्तान इज नॉट अलाउड टू टैक्स अंडर अ मुआहिदा शेल बी एग्जेम्प्ट फॉर चाइनीज पीपल। ओके, अगले पॉइंट के साथ अभी आपने कुछ नोट नहीं करना। पॉइंट 2, एड। जलजला या सैलाब आया तो चंदा भी आया तुर्की से। अब उस क्लास में मैंने कहा था तुर्की से कोई बंदा भी आएगा हेल्प करने के लिए, जलजला ज़दगान को मदद करने के लिए, तो बच्चों ने कहा नाम तो एक ही हमें आता है, तैयब उर्दगान, वो खुद आ गया। तो ये तुर्क बंदा आया। अब तैयब उर्दगान थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि ये वहाँ का कोई सदर वज़ीर आज़म है, बस समझ लें कि आम बंदा है, वहाँ से आया। तो तुर्की की हुकूमत ने जब सुना कि पाकिस्तान में जलजला या सैलाब आया है, मैं नोट करने दूंगा, तुर्की की हुकूमत ने जब सुना कि पाकिस्तान में जलजला या सैलाब आया है तो उन्होंने चंदा भी भेजा, बंदा भी भेजा। उन्होंने चंदा भी भेजा और बंदा भी भेजा। एक तुर्क बंदा भेजा, या अरबों ने अरब भेजे, जो मर्जी समझ लें, या तुर्कों ने तुर्क भेजे मदद के लिए। ये जो तुर्क बंदा पाकिस्तान आया हुआ है ना, इसकी इनकम माफ़ है। जाहिर बात है वो काम कर रहा होगा पाकिस्तान में आके, सैलाब ज़दगान जलजला ज़दगान को निकाल रहा होगा, उसकी इनकम माफ़ है। जो पाकिस्तान में काम कर रहा है, तनख्वाह मिल रही होगी उसको इसके काम की, उसकी इनकम माफ़ है अगर 3 शर्तें पूरी हो जाएं। ये जो बंदा तुर्की से आया हुआ है ना, तैयब नामी, जो भी है तैयब नामी, कोई आम बंदा समझ लें, ये जो बंदा आया हुआ है ना बाहर से, इसका नॉन रेजिडेंट होना ज़रूरी है। ये नॉन रेजिडेंट होगा, और रेजिडेंट बन सकता है अगर सैलाब ही ख़त्म ना हो रहा हो और उसे मजबूरन ज़्यादा रुकना पड़ जाए, और इसके पास पाकिस्तान की सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए।
और इस बंदे को, गरीब बंदा है, कोई बाहर के मुल्क से आया हुआ है, इस बंदे को अगर तनख्वाह देनी है आपने, तो तनख्वाह उसी चंदे से देनी है जो जो चंदा बाहर के मुल्क से रिसीव हुआ है, यानी जो डोनेशन बाहर के मुल्क से रिसीव हुई है उसी में से इनको तनख्वाह देनी है। तो सैलाब या जलजला ज़दगान की मदद करने वालों के लिए अगर बाहर के मुल्क से फॉरेन एड भी आए और फॉरनर्स भी आए, तो फॉरनर्स आके जो काम करेंगे इनको इनके काम की तनख्वाह मिलेगी। वो तनख्वाह माफ है अगर 3 शर्तें पूरी हो जाए। नंबर 1, इनके पास बाहर की सिटीजनशिप होनी चाहिए। नंबर 2, इनको नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, या रेजिडेंट सिर्फ इस वजह से बने कि सैलाब जलजला ज़दगान को निकालने में टाइम लग गया। और तीसरी शर्त, इनको जो तनख्वाह दी जाएगी वो पाकिस्तान की हुकूमत नहीं देगी, वो उसी पैसे से तनख्वाह दी जाएगी जो बाहर के मुल्क से मिला। मुझे पहले पढ़ लेने दें, फिर आप नोट कीजिएगा। सैलरी रिसीव्ड बाय कोई तैयब नामी बंदा नॉट बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ इट इज मेंशन्ड इन चंदे वाला एग्रीमेंट बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड तुर्की गवर्नमेंट या पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है। 3 शराइत होनी चाहिए। वो बंदा नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, या रेजिडेंट सिर्फ किस वजह से हो, जो मदद का एग्रीमेंट है इस वजह से रेजिडेंट बना है। द एड एग्रीमेंट इज विद अ फॉरेन कंट्री वेयर द एड एग्रीमेंट इज विद अ फॉरेन कंट्री, जब फॉरेन कंट्री के साथ एड एग्रीमेंट हुआ है तो उसके पास वहां की क्या होनी चाहिए, सिटीजनशिप। और उसकी तनख्वाह आपने कहां से देनी है, सैलरी इज पेड फ्रॉम फंड्स गिवन टू पाकिस्तान। तो इस लाइन से ऊपर ऊपर नोट कर लें। तो ये वर्दगान की जगह तुर्की बंदा लिख लें, बस तुर्की बंदा, तेरे काफिए बेनून दाल है। तुर्की माहीगीर, कश्तियां चलाने वाला। तुर्की स्विमर, कोई अच्छा स्विमर हमने बुला लिया। तनख्वाह रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल, तुर्की का स्विमर, दोबारा पढ़ें, शेल बी माफ फ्रॉम टैक्स इफ इट इज मेंशन्ड इन जलजला या सैलाब ज़दगान के चंदे का एग्रीमेंट बिटवीन द पाकिस्तान की गवर्नमेंट एंड तुर्की की गवर्नमेंट। 3 शराइतें याद कर लें, इंडिविजुअलिज्म और रेजिडेंट सोनली बिकॉज ऑफ सर्विस अंडर द एड एग्रीमेंट। इफ द एड एग्रीमेंट इज विद द फॉरेन कंट्री द इंडिविजुअल इज अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री एंड पैसे उसे दिए जाएं। अगला तो सेम है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है चीज़। कोई कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टेंट या एक्सपर्ट आया हुआ है पाकिस्तान, ब्रिज बन रहा है और जर्मनी की गवर्नमेंट ने आपको चंदा दिया हुआ है। तो अब ब्रिज बन रहा है पाकिस्तान में कोई, तो जर्मनी का बंदा आया हुआ है और जर्मनी वालों ने ही चंदा दिया हुआ है। तो अगर 3 शराइत पूरी हो जाएं तो जर्मनी के बंदे को जो पैसे मिल रहे हैं पाकिस्तान में वो माफ होंगे। 4 शराइत। नंबर 1, इसके पास बाहर की सिटीजनशिप होनी चाहिए। नंबर 2, ये नॉन रेजिडेंट हो, या सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें काम करते करते इसको 183 दिन से ज़्यादा हो गए। और तीसरी शर्त, इसको जो तनख्वाह दी जाएगी वो उसी पैसे में से दी जाएगी जो चंदे के तौर पे आया है। यहाँ भी चंदा आएगा, लेकिन चंदा इसलिए नहीं आया कि सैलाब या ज़लज़ला आया है, नॉर्मल कोई प्रोजेक्ट चल रहा है आपका। चौथी शर्त है इधर एक, ये आपने प्रोजेक्ट को जो चलाना है उसी पैसे से चलाना है जो चंदा आया। अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, लेकिन असल में प्रोजेक्ट को जो चलाना है आपने उसी पैसे से चलाना है जो बाहर के मुल्क से चंदा आया है। ये भी एक शर्त है यहाँ, जो पिछले पॉइंट में भी हो सकती थी बट यहां इसने सिर्फ डाली। नोट कर लें।
कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और एक्सपर्ट ऑन प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। किसको बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है और क्या शर्तें हैं? किसको बेनिफिट है? कॉन्ट्रैक्टर को, कंसल्टेंट को या एक्सपर्ट को। क्या बेनिफिट अवेलेबल है? इसकी इनकम माफ होने लगी है। क्या शराइत हैं? 4। एनी इनकम रिसीव्ड बाय पर्सन नॉट बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और एक्सपर्ट ऑन अ प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान shall be exempt from tax if provided for in bilateral agreement, दो मुल्कों के दरमियान, और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट, दो से ज्यादा मुल्कों के दरमियान। और ये माहिदा किस किस के दरमियान हुआ? बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड अ फॉरेन गवर्नमेंट, या फेडरल गवर्नमेंट का फॉरेन गवर्नमेंट से भी माहिदा हो सकते हैं और फेडरल गवर्नमेंट का पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी माहिदा हो सकता है। 3 शराइत नीचे लिखी हैं, एक ऊपर है, नॉट बीइंग अ सिटीजन। 3 नीचे लिखी हैं। ये नई शर्त है, पॉइंट है, इट इज न्यू। प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जा रहा है उसी चंदे के पैसे से। बंदे का नॉन रेजिडेंट होना चाहिए या रेजिडेंट हो सकता है अगर सर्विस कर देते देते टाइम लग जाए, और उसको जो पैसे दिए जाएंगे वो द इनकम इज पेड आउट ऑफ द फंड्स गिवन। एक फर्क जरा नोट करें, यहां ये मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, बस ये जरा आपने ध्यान रखना है, इन दोनों पॉइंट्स में फर्क है। ऊपर सैलरी दी जा रही है, नीचे कोई भी पैसे दिए जा सकते हैं। सैलरी के अलावा भी कई दफा लोग पैसे दे देते हैं। तो पॉइंट 2 में सैलरी माफ होगी, और पॉइंट 3 में वो कोई भी इनकम कमा रहा हो एक्सपर्ट के तौर पे। Any income received by a person working as a contractor or consultant on an expert in a project shall be MAF if it is mentioned in bilateral or multilateral agreement between the federal and foreign government, where प्रोजेक्ट भी उससे फाइनेंस हो रहा हो, वो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट हो, और तीसरी शर्त इनकम इज पेड आउट ऑफ फंड्स गिवन। ओके, आगे तो बड़ा आसान है सारा। सेक्शन 45, प्रेसिडेंट ऑनर। प्रेसिडेंट साहब आपको 2 तरीके से तोहफा दे सकते हैं। हर महीने आपके घर पैसे पहुंच जाया करेंगे, या फिर एक ही दफा 5-6 लाख ले लो, जान छोड़ो, दोनों चीजें माफ है। अलाउंस हर महीने पहुंच जाया करेंगे, लगा बंदा कैश एम्प्लॉयर से मिल रहा है या प्रेसिडेंट से मिल रहा है? An allowance attached to any honor, award or medal given to a person by a president of Pakistan shall be exempt from tax. Any monetary award granted to a person by the president of Pakistan shall be exempt from tax. रॉयल फैन ने सोचा कि मैं लोन लूं, हबीब बैंक ने फारिग करा दिया। क्यों लोन लेना है? जी हेलमेट के अंदर पंखे लगाने हैं। पागल हो यार तुम। पाकिस्तानी लोगों से लोन मांगा, पाकिस्तानी लोगों ने कहा भागो भाईजान, क्या हो गया आपको, दीवाने हो गए। जर्मनी पहुंच गए, जर्मनी के बैंक से लोन मांगा, जर्मनी के बैंक ने कहा पागल हो गए, दीवाने हो गए। अखबार में इश्तिहार दिया,
चंद दीवाने तैयार हो गए लोन देने के लिए, उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी कंपनी को लोन देते हैं। तो रॉयल फैन रिसीव लोन फ्रॉम जर्मन इंडिविजुअल्स, इट इज इंटरेस्ट इनकम ऑफ जनरल जर्मन इंडिविजुअल्स और इट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर रॉयल फैन। रॉयल फैन के लिए ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है और उनके लिए इंटरेस्ट इनकम है। ये इंटरेस्ट इनकम माफ है जर्मन इंडिविजुअल्स के लिए क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया। लोग पाकिस्तान को लोन देने से भाग रहे हैं, ये पाकिस्तान को लोन दे रहे हैं। इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं ये अपनी जिंदगी में कि अपनी जिंदगी की जमा पूंजी पाकिस्तान में झोंक रहे हैं और पाकिस्तान को उधार दे रहे हैं। बाद में पता नहीं पाकिस्तान वाले वापस करें ना करें। इतना बड़ा स्टेप इन्होंने लिया, इनको शाबाश दी जाएगी। अगर आपने लाख रुपए इंटरेस्ट कमाया तो पूरा लाख रुपए आपको दिया जाएगा अगर आप 4 शर्तें पूरी कर दें। नंबर 1, रॉयल फैन और जर्मन इंडिविजुअल्स आपस में जानने वाले नहीं होंगे। नंबर 2, ये लोन आपने पाकिस्तान बाहर के बैंक से नहीं लेना, बाहर के आम लोगों से लेना है और ये लोन लेना बाहर है और इस्तेमाल पाकिस्तान में करना है। और तीसरी शर्त, ये अरेंजमेंट जो है आपने जब किया है तो इंटरेस्ट इनको बाहर के मुल्क में भेजना है। इनके अगर पाकिस्तान में इनका कोई रिश्तेदार रहता है जर्मनी वालों का, उनको नहीं देना ये इंटरेस्ट, बाहर के मुल्क में भेजना है। और चौथी शर्त, फेडरल बोर्ड से ये प्रूव कराना है। तो अगर ये 4 शर्तें पूरी कर दें आप तो रॉयल फैन वाले लोन लेते हुए ही जर्मन्स को बता दें भाईजान जो आपसे वादा करेंगे पूरी अमाउंट देंगे, 1 रुपया नहीं काटेंगे हम टैक्स की मद में। ऐसी सूरत में फिर हो सकता है जर्मन इंडिविजुअल्स आपको लोन देने को तैयार हो जाए। मेरी बात मुकम्मल हुई, आपका लिखना शुरू हुआ होगा। ओके any interest received by a German individual on a loan issued या डिवेंचर इशूड, सबूत के तौर पर ना एक सफ़ा दिया जाता है कि लोन हमने ले लिया है, उस सफ़े का नाम डिवेंचर होता है। एनी इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ जर्मन इंडिविजुअल ऑन अ लोन इशूड बाय अ रॉयल फैन shall be exempt for Germans, shall be exempt for Germans from tax if persons, royal fan and Germans, if the persons are not जानने वाले नहीं होने चाहिए। Security was widely issued, जनरल पब्लिक से लोन लेने आपने। जनरल पब्लिक कौन होता है? मैंगो पीपल। जनरल पब्लिक कौन होते हैं? मैंगो पीपल। मैंगो पीपल से लोन लेने आपने। द सिक्योरिटी वॉज वाइडली इशूड, जनरल पब्लिक, वाइडली मीन्स आम लोगों से लोन लेने आपने। इशूड बाय रेजिडेंट पर्सन आउटसाइड पाकिस्तान। लोन आपने रेज करना है
आउटसाइड पाकिस्तान और यूज करने इन पाकिस्तान। लेना बाहर है, लेकिन बाहर कोई फैक्ट्री नहीं खोल लेनी, उससे फैक्ट्री पाकिस्तान में खोलनी है। लेना लोन बाहर है, रेज इस तरह जरा बेहतर रहेगा, रेज आउटसाइड, यूज इन पाकिस्तान। दूसरी दो शर्तें तो आसान है। इंटरेस्ट उसको कहां पे करें? बाहर। और सिक्योरिटी या डिबेंचर जो भी है, ये अरेंजमेंट, इसको किससे प्रूव कराएं? फेडरल बोर्ड से। अच्छा, पेपर में कोई सवाल इस तरह का आ सकता है कि 3 जर्मन पागल बन गए, हमारी बातों में आ गए, जैम, जेली एंड मार्मलेड। 3 जर्मन हमारी बातों में आ गए और उन्होंने हमें लोन दे दिया। पहला हमारा जानने वाला था, तो ये तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा इसके हाथों में इंटरेस्ट। दूसरे जेली ने कहा कि मेरा पाकिस्तान में ही बैंक अकाउंट है कराची में, वहां पैसे ट्रांसफर कर दो, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। तीसरा ना हमारा जानने वाला था और पैसे भी हमने इसको बाहर के मुल्क में भेजे, तो फिर बताएं, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये एग्जाम्प्ट। तो इस तरह का सवाल पेपर में आ सकता है। तो बहरहाल हर जर्मन इंडिविजुअल जिसको हम लोन के ऊपर इंटरेस्ट भेज रहे हैं, उसके लिए कितनी शराइत पूरी करना जरूरी है? 4 शराइत पूरी करेंगे तो माफ होगा, वरना माफ नहीं होगा। ये क्या होता है? स्कॉलर जहाज तो नहीं होते, स्कॉलरशिप्स। अच्छा जी, आपने तालीम का खर्चा पूरी करने के लिए आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, हर 3 महीने बाद या हर महीने बाद 50,000 रुपया। अब साल का हो गया 6 लाख। अब 6 लाख तो 4 लाख से ऊपर है, तो टेबल 1 कहेगा टैक्स लो। तो सेक्शन 47 कहता है यार छुरी थले साल है, छड़ दे यार। एनी स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू अ पर्सन टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम। तो जो स्कॉलरशिप मिलते हैं बच्चों को, वो माफ हैं टैक्स से। शर्त यह है कि ये एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करें, अयाशियों में ना डाल दें बाद में। मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। लेकिन अगर बाद में पता चले कि कॉलेज का प्रिंसिपल जो है वो आपके ताए का पुत्र था, फिर माफ नहीं होगा ये। प्रिंसिपल आपका चाचू है और आप नहीं, सॉरी, और कोई बंदा खट्टा निकम्मा है, उसको स्कॉलरशिप फिर भी दिया जा रहा है सिर्फ चाचू होने की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा? टैक्स वाला। रशीद ने रशीदा को कहा, आज के बाद मेरे और तुम्हारे रास्ते जुदा, मेरा मुंह इधर, तुम्हारा मुंह इधर। any income तो शोर ने हौसला देने के लिए जाते हुए को थोड़े बहुत पैसे दे दिए, तो अब कमिश्नर ये नहीं पूछेगा कि परस में क्या डाला हो तुमने। एनी इनकम रिसीव्ड बाय अ बीवी एज अ मदद के तौर पे, मुआहिदा किया हुआ दोनों में, तुम जुदा हो जाओ मेरे से, आज के बाद अगर तुम जर्मनी में तो मैं हॉलैंड में, तुम पत्तोकी में तो मैं कराची में, इकट्ठे नहीं होंगे मुआहिदा। अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अ पार्ट। तो शौहर ने जाते हुए बीवी को जो पैसे दिए मदद के तौर पर, वो बीवी के हाथों में, ये बीवी के हाथों में, ये जो बीवी के हाथों में पैसे हैं, इन पर कमिश्नर की नजर ना लग जाए कहीं, इसलिए इनको माफ रखा गया। तो ये पैसे बीवी के हाथों में क्या हैं?
exempt from tax. Any income received by a BV as support payment under an agreement to live apart shall be exempt from tax. लेकिन भाईजान एग्जामिनर अगर खर दिमाग हो जाए तो कुछ ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि बेनजीर जरदारी को कहे मैं तुम्हें छोड़ती हूं, जरदारी कहे प्लीज नो, तो फिर बेनजीर जाते हुए जरदारी को पैसे दे दे, कोई नहीं परेशान ना हो, थोड़े से पैसे रख लो। स्पाउस तो फिर स्पाउस होता है ना, स्पाउस तो आपको पता है शोहर के लिए भी यूज होते हैं, बीवी के लिए भी यूज होते हैं, तो ये भी हो सकता है ऐसा, लेकिन आज तक कभी ऐसा सवाल आया नहीं। लेकिन बीवी भी शोहर को छोड़ सकती है, जब शोहर बीवी को छोड़ सकता है तो बीवी भी शोहर को छोड़ सकती है। मिसाल के तौर पे कोई शोहर घर जवाई हो, बीवी के निकल जाओ, जैसे शोहर के कुछ थोड़े बहुत पैसे हो जाएं, बीवी के ठीक है पहुंच जाया करेंगे हर महीने, तुम्हें जाओ, तंग ना करना इन्हें। अच्छा, इसमें से बहुत सवाल आ रहे हैं पास पेपर के। अभी हम जाके इसी के पास पेपर करेंगे, तकरीबन 10-15 मिनट लग जाएंगे इतनी छोटी सी बात पे हमें। इसके 2 पास पेपर करने आज हमने। सेक्शन 49 ज़रा छोड़ें, इसमें ज़रा 2 बातें पहले पढ़ लें। सेक्शन 49 में 3 और 4 में बाद में कराता हूँ। इनकम ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। फेडरल गवर्नमेंट की इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है। साइड पे मूव करके हंस लें, सारी सी बात है। हुकूमत ने तो किसी को टैक्स नहीं देना ना, हुकूमत तो नहीं बुशरा बीबी को टैक्स देगी। द इनकम ऑफ फेडरल गवर्नमेंट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। खातून अव्वल को टैक्स दे रही हो हुकूमत। द इनकम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान शैल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इसी तरह सूबे की गवर्नमेंट या नाजिम होते हैं, उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने भी पाकिस्तान में टैक्स जमा नहीं करवाना। तो फेडरल गवर्नमेंट की इनकम माफ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इनकम माफ है, लोकल गवर्नमेंट की इनकम माफ है। लेकिन अगर पंजाब वाले सिंध में पहुंचे हो कारोबार करने के लिए तो फिर टैक्स देना पड़ेगा। However, income from business derived by a सूबा आउटसाइड इट्स इलाका। अरे क्या कर रहे हो इधर रे, हम अपने इलाके से बाहर पहुंचे हुए हैं। तो पंजाब वाले सिंध में, सिंध वाले बलूचिस्तान में कोई काम शुरू कर दें, फिर इनको टैक्स देना पड़ सकता है। 3 और 4 बाद में देखते हैं। ये तो याद है ना, 3 साल से कम के लिए पाकिस्तान आया था और नौकरी करने के लिए आया था, पाकिस्तान मंगवाए नहीं, और ये 4 साल से बाहर था। जिस साल रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल फॉरेन इनकम माफ है। हमारे लॉ में ना 3 शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल चैप्टर 4 में था, जिसमें टैक्स रेट्स दिए हुए थे, टेबल 1 और 2। सेकंड शेड्यूल ना इनकम्स को माफ करते हैं। ये एग्जेम्पशंस 4 किस्म की हैं। और थर्ड शेड्यूल में ना डेप्रिसिएशन के रेट दिए हुए हैं, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15%। ये सेल्स टैक्स के शेड्यूल्स हैं या इनकम टैक्स के, तो नोट कर लें। शेड्यूल्स 3 किस्म के हैं हमारे लॉ में। मेरे ख्याल से शायद कभी आपने टेबल 1 और 2 के ऊपर पढ़ा हो, फर्स्ट शेड्यूल का लिखा हुआ है। कितनों ने पढ़ा है? टेबल 1 और 2 के ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल। लेकिन अनलकीली ना हमारी किताब में डेप्रिसिएशन के रेट जहां दिए हुए हैं वहां थर्ड शेड्यूल ने लिखा हुआ, वो भी लिखा होना चाहिए था। डेप्रिसिएशन के रेट्स थर्ड शेड्यूल में दिए हुए हैं।
ओके अच्छा जी, एग्जेम्पशंस भाई 4 किस्म की हैं। आज हमने सेकंड शेड्यूल की डिस्कशन करनी है। एग्जेम्पशंस 4 किस्म की हैं। एक एग्जेम्पशन ये होती है कि तुम्हारी इनकम ही माफ है, ये भी एक छूट है। एक एग्जेम्पशन ये होती है तुम्हारी इनकम तो माफ नहीं, लेकिन इस पर टैक्स रेट कम कर देते हैं। एक एग्जेम्पशन ये होती है ना तुम्हारी इनकम माफ है ना तुम्हारा रेट कम करते हैं, तुम टैक्स दो, तुम्हें टैक्स छोड़ देंगे, बाद में टैक्स क्रेडिट दे देंगे। और एक ये होता है कि तुम्हारे पे लॉ की प्रोविजन लगती ही नहीं, ये भी एक तरह की छूट है कि फलां बच्चा टीचर कहते लेट आए, तुम्हारे पे ये रूल लगते ही नहीं, जो मर्जी करो तुम, ये भी एक तरह की छूट है। तो 4 किस्म की छूट लॉ देते हैं। इसकी मिसालें मुझे बताते रहें। इनकम स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जैसे हमने पेंशन पढ़ी थी सैलरी के चैप्टर में, वो माफ थी। मेडिकल अलाउंस माफ था अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। इस तरह की एग्जेम्पशंस थी, सैलरी के चैप्टर में पढ़ी थी। अच्छा, चार्ज एट लोअर रेट, वो डिविडेंड वाला पेज निकालें चैप्टर 4 में। पेज नंबर 42 पे देखें 7.5% रेट आ रहा है कुछ लोगों के लिए। तो पेज 42 पर कुछ लोगों के लिए डिविडेंड का 7.5% रेट है। तो इन पे लोअर रेट लग रहा है या जनरल रेट लग रहा है? लोअर रेट लग रहा है। अच्छा, रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी, फुल टाइम टीचर अलाउंस 25%, शायद आपको याद हो, फुल टाइम टीचर को 25% टैक्स रिड्यूस कर दिया जाएगा सैलरी पे। तो एग्जेम्पशंस 4 किस्म की हैं, या तो आपकी इनकम माफ कर दीजिए, या आपके लिए रेट कम कर दिया जाए, या आपके लिए रेट वही रखा जाए लेकिन एंड पे आपको टैक्स माफ कर दिया जाए। अच्छा जी, पॉइंट डी, सेक्शन 37A निकालें। सेक्शन 37A, बस कोई भी दायमा वाले की किताब से देख लें, बस छोड़ें। सेक्शन 37A, पेज नंबर 240, 226 का पॉइंट 1 पढ़ें। चैप्टर नंबर, पेज 229, 37A। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 37A शैल नॉट अप्लाई। क्या मतलब है? यानी बैंक 12.5% पे टैक्स ना दे, इंश्योरेंस कंपनी 12.5% पे टैक्स ना दे, यही मतलब होगा ना इसका। तो इनके लिए जरा अलग रूल है कोई। बहरहाल ये थ्योरी की हद तक हमें याद होनी चाहिए बात। अब इसका क्या मतलब है? क्या मैंने लॉ की प्रोविजन लगाते हुए कुछ लोगों को छूट दे दी, मुस्तस्ना कर दिया, बाहर निकाल दिया? तो क्या मैं कह सकता हूं दीज पर्संस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस प्रोविजन ऑफ लॉ? दीज पर्संस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेक्शन 37A। तो अब बता दें छूट टोटल कितने किस्म की होगी? अबू बकर 4 किस्म की। या इनकम ही माफ है, या इनकम तो माफ नहीं है लेकिन रेट लोअर है, या टैक्स रेट मिलेगा, या फलां बंदे पे लॉ की फलां प्रोविजन सिरे से लगेगी नहीं, लागू नहीं होगी। ये इंग्लिश देखें, समझ आ रही है? exempted from the lagna of any of the provision of this law। इन लोगों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि इन लोगों पे लॉ की फलां प्रोविजन सिरे से लगनी नहीं। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ एनी ऑफ द लाइन ऑफ दिस लॉ।
कौन सी प्रोविजन इन पे नहीं लगनी? 37A वाली। तो छूट कितने किस्म की हो गई? 4 किस्म की। The incomes or persons specified in second schedule shall either be exempt from tax, either be charged at lower rate, and either be allowed a reduction in tax liability, or they will be exempted from the operation of any of the line of this law. 1A, where any income is exempt, it shall be included in total income. However, no tax shall be paid on it. However, no tax shall be paid on it. इसको तो हमने चैप्टर 4 में किया था। ये चैप्टर 4 में जाके देखें, ये देखें जरा। अब जरा वो लाइन पढ़ें, समझ आ रही है? डन। एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके लेस क्यों किया हुआ है? इट विल बी एडेड इन टोटल इनकम, हाउएवर नो टैक्स विल बी पेड, इसलिए फिर ऐड करके क्या कर दें? लेस कर दें। बोर्ड अगर चाहे तो अमेंड कर दे सेकंड शेड्यूल। ये रेट जो है ना, हमारे ज़माने में 75% था, 75% टैक्स माफ़ होता था फुल टाइम टीचर। फिर एक वक्त आया 40% माफ़ होता था। आजकल सिर्फ कितना माफ़ होता है? तो इसका मतलब है अमेंडमेंट होती रही है। द बोर्ड मे अमेंड द सेकंड शेड्यूल बाय एडिंग एनी क्लॉज, एडिंग एनी क्लॉज, बाय एडिंग एनी क्लॉज, बाय ओमिटिंग एनी क्लॉज, और बाय चेंजिंग एनी क्लॉज। ऐड करने का क्या मतलब है? कि कोई नया बेनिफिट ऐड कर दे। ओमिट करने का क्या मतलब है? हमारे ज़माने में एक बेनिफिट होता था जो आपके ज़माने में नहीं है, सीनियर सिटीजन। जो बंदा 60 साल से बड़ा हो जाता था, लॉ मेकर कहता था तुम्हारा आधा टैक्स माफ़ है। लेकिन फिर वक्त के साथ बूढ़े ज़्यादा कमाने लग गए तो लॉ मेकर ने फिर ये बेनिफिट ख़त्म कर दिया था। तो ये बेनिफिट अब अवेलेबल नहीं है। तो कोई बेनिफिट लॉ में आते रहते हैं और फिर जाते रहते हैं। तो बोर्ड में अमेंड द सेकंड शेड्यूल बाय एडिंग, बाय ओमिटिंग और चेंजिंग एनी क्लॉज और कंडीशन। कोई भी क्लॉज या कंडीशन बदल सकता है बोर्ड। लेकिन जब ये चेंज आएगी, ये वाला जरा ठहरे, द फेडरल गवर्नमेंट शैल प्लेस बिफोर द नेशनल असेंबली। इस चेंज को फेडरल गवर्नमेंट नेशनल असेंबली के सामने रखेगी। जैसे वालिद साहब घर वालों के सामने बात रखते हैं जब सारे खाना खा रहे हों, इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट तो मिसाल के तौर पे PMLN की है, तो वो नेशनल असेंबली वालों को ये बात बताएगी। नेशनल असेंबली में तो आपको पता है सारी पार्टीज के लोग फिर बैठे होते हैं। तो द फेडरल गवर्नमेंट शैल प्लेस बिफोर द नेशनल असेंबली ऑल अमेंडमेंट्स मेड बाय इट। किसके अंदर? इन द सेकंड शेड्यूल इन अ फाइनेंशियल ईयर। उस साल आपने जो भी चेंजेस किए। तो पहले तो बताएं चेंज करेगा कौन? बोर्ड। फेडरल मिनिस्टर से इजाजत लेके बदल देगा सेकंड शेड्यूल। बदलने के बाद क्या करेंगे? फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट किसको पेश करेगी कि भाईजान ये चेंजेस हमने कर दी हैं। अब उसमें नेशनल असेंबली माने ना माने, ये चैप्टर 2 है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या करना है फिर उसका। दो 2013 में अनाउंस किया हुकूमत ने कि फुल टाइम टीचर अलाउंस का रेट 40% से गिर के 25% हो गया। यानी अब टीचरों को 40% टैक्स माफ नहीं होगा, बल्कि कितना माफ होगा? 25%। असूली तौर पे इसका इफेक्ट होना चाहिए फ्यूचर ईयर्स पे। आज के बाद 25% टैक्स माफ होना चाहिए अगले सालों में। लेकिन लॉ मेकर इतना बुरा है कि उसने कहा कि अगर मैं चाहूं तो इसका इफेक्ट किन सालों पे डाल सकता हूं?
पिछले सालों पे। अब बेचारे वो लोग जिनको पिछले साल 40% टैक्स माफ हो गया था, उनको भी कहा जाएगा कि बाकी टैक्स आके हुकूमत को जमा कराओ, लेकिन ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। लेकिन लॉ में ये पावर अवेलेबल है लॉ मेकर को कि वो टैक्स पिछले सालों का भी बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आज खड़ा होकर मैं कहूं कि 2019 का डिविडेंड का रेट 20% है। अब लोग कहें हम तो 15% टैक्स जमा करा चुके थे, तो हुकूमत के 5% और लेके आ जाओ, हमें क्या बस। तो पिछले सालों का रेट भी बदला जा सकता है। ये वो जो 2 लाइनें हमारी रह गई हैं ये वो हैं। तो फुल टाइम टीचर अलाउंस 40% से गिर के किस पे रह गया? अनाउंस किस साल हुआ? 2013 में। इट मे अफेक्ट 2012 और 11 और 10 एंड इट विल अफेक्ट 2014, 15 एंड 16। वो तो अफेक्ट करेगा ही, जाहिर सी बात है। कर ले नोट। अल्लाह भला करे उन फिजिकल क्लास लेने वालों का जो ये लेक्चर ईद के बाद ले रहे हैं, अल्लाह ही भला करे। या ईद से अगले दिन ले रहे हैं या उससे अगले दिन, और अब घर बैठ के शर्मा रहे हैं इस वक्त और मुस्कुरा रहे हैं। क्या करते रहे यार आप लोग 2 दिन? क्या किया ईद वाले दिन? सोचें। आप लोगों से बात नहीं कर रहा मैं, क्या किया उससे अगले दिन? पढ़ा है? कोई नहीं पढ़ा? अच्छा, ऐसा ना हो कि आप भी पछता रहे हो, इसलिए आप लोगों ने आज ये चैप्टर कर लेने, मैंने आपको बताया कल आपने जो है वो सेल्स टैक्स वाला चैप्टर करना है सैटरडे को, और संडे को फिर बिजनेस वाला और वो टैक्स रेट्स वाला रिवाइज कर लीजिएगा। ये आने वाले दिनों में टाइम नहीं मिलने रिवीजन का इन चीज़ों की। तो ऑल अमेंडमेंट्स शैल इफेक्ट, वो इसी क्लास के बच्चे ने वीडियो बनाई है, वो कॉलेज के बाहर खड़े होकर जो अब्दुल्ला राजपूत मुझे दिखा रहा था कि वो कह रहे सर हम हॉस्टल वाले हैं तो कुर्बानी के गोश्त में हमें याद रखिएगा। इधर पहली लाइन में जो लड़का बैठता था उसने शायद कॉलेज के बाहर खड़े होकर मोटरसाइकिलों के पास वीडियो बनाई है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा, तो ऑल अमेंडमेंट्स शैल इफेक्ट, जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं वो असर करेंगी एनी ईयर। ऑल अमेंडमेंट्स शैल इफेक्ट एनी ईयर। ऑल अमेंडमेंट्स, ये जो अमेंडमेंट हुई है, अमेंडमेंट हुई है, शैल इफेक्ट एनी ईयर, ये किसी भी साल पे असर डाल सकती हैं। बिगिनिंग ऑन एनी डेट, वो साल जब मर्जी शुरू हो रहा हो। बिगिनिंग ऑन एनी डेट, वो साल जब मर्जी शुरू हो रहा हो, इधर बिफोर और आफ्टर। बिगिनिंग ऑन एनी डेट, इधर का लफ्ज डाल लें, इधर के लफ्ज से जरा सही पेपर में भी डालिएगा। बिगिनिंग ऑन एनी डेट, इधर बिफोर और आफ्टर। इसको जरा ब्रैकेट में ले लें, इधर बिफोर और आफ्टर द ईयर, मैंने ब्रैकेट थोड़ी आगे कर दी है, इधर बिफोर और आफ्टर द ईयर इन विच नोटिफिकेशन इज issued. What is the year in which notification is issued? What are before 2012-11? What is after 14-15-16? ये जरा ब्रैकेट वाली बात को इग्नोर करके पढ़ें, फिक्रा बड़ा आसान है। अगर ये ब्रैकेट वाली बात डाल के पढ़ेंगे थोड़ा फिक्रा जरा आपको टफ टाइम देगा, लेकिन जरा निकाल के पढ़ें, फिक्रा आपको जरा आसान लगेगा। All amendments shall affect any year, beginning on any date, either before or आफ्टर द ईयर इन विच नोटिफिकेशन इज। पूरे चैप्टर के अंदर ये वाहिद डेड लाइन है जो अक्सर बच्चे क्लास के बाद आके पूछते हैं। ये जरा इंग्लिश हमें समझ नहीं आ रही, कॉन्सेप्ट तो शायद समझ आ गया लेकिन इंग्लिश समझ नहीं आ रही, तो समझ लें इसको, थोड़ी सी जरा मुश्किल है। ऑल अमेंडमेंट्स शैल इफेक्ट एनी ईयर, अमेंडमेंट्स का इफेक्ट किसी भी साल पे होगा। बिगिनिंग ऑन एनी डेट, वो साल जब मर्जी शुरू हो रहा हो, चाहे पहले शुरू हो रहा हो चाहे बाद में शुरू हो रहा हो। किस साल से पहले, जब बाद में?
इन द ईयर इन विच नोटिफिकेशन इज इशू। इन द ईयर से मुराद है कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी 13 के पहले दिन से चाहे पहले शुरू हो रहा हो, 13 के पहले दिन के चाहे बाद शुरू हो रहा हो। फाइनेंशियल ईयर होता है असल में हुकूमत का साल, हुकूमत का साल। फाइनेंशियल ईयर हुकूमत के साल को कहते हैं। टैक्स ईयर तो हर बंदे का अपना अपना होता है ना, किसी का स्पेशल किसी का नॉर्मल। फाइनेंशियल ईयर होता है हुकूमत का साल। पढ़ लेंगे दोबारा। ऑल अमेंडमेंट्स शैल इफेक्ट, याद कर लेना जरा, ऑल अमेंडमेंट्स शैल इफेक्ट एनी ईयर बिगिनिंग ऑन एनी डेट either before or after the year in which notification. So what is the year in which notification is issued? 13 before सेक्शन 54 तो वही है जो आपने ऊपर याद किया, exempt, reduce the rate, reduce the tax liability, exempt the lagna of any provision of this law। लेकिन क्या क्या रहा है सेक्शन 54 को बता सकते हैं? हमसाये के अंकल को प्यार से आपने जाके कहा, अंकल प्लीज हमारे घर के मामलों में आप इंटरफेयर ना किया करें, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। समझ आ गई बात? अच्छा आप पढ़ें। अ प्रोविजन इन एनी अदर लॉ, यानी सेल्स टैक्स का लॉ या फेडरल एक्साइज का लॉ। अ प्रोविजन इन एनी अदर लॉ, ये वाला लॉ कौन सा है वैसे? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। A provision in other law, a provision in other law which exempt any tax under this law shall have no legal effect. Shall have, सेल्स टैक्स में ये पावर नहीं है कि हमारे अंदर आके कोई चीजें माफ कराओ। यानी सेल्स टैक्स में लिखा हो कैपिटल गेन इनकम माफ है, और भाईजान तुसी इनपुट आउटपुट की बातें करें, आप किधर निकल रहे हैं? सिर्फ आपको क्या हक है कैपिटल गेन इनकम माफ करने का? सेल्स टैक्स में थोड़े अरसे बाद हम पढ़े हो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फला बंदे की माफ है। वो भाईजान प्लीज आप इनपुट आउटपुट से बाहर ना निकलें, आप जो कुछ बातें कही हैं वो करें, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। दोबारा पढ़ें। अ प्रोविजन इन एनी अदर लॉ विच रिड्यूस द रेट ऑफ टैक्स अंडर ओवर लॉ शैल हैव नो लीगल इफेक्ट। कोई असर नहीं होगा। दोबारा पढ़ें। अ प्रोविजन इन एनी अदर लॉ विच रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी अंडर ओवर लॉ शैल हैव नो लीगल इफेक्ट। इससे कोई असर नहीं होगा हमारे लॉ। दोबारा ट्राई करें। अ प्रोविजन इन एनी विच एग्जेम्प्ट द ऑपरेशन ऑफ ओवर लॉ शैल हैव नो लीगल इफेक्ट। इसका कोई असर नहीं होगा। तो कोई भी लॉ की कोई भी प्रोविजन हमारे लॉ पे असर नहीं करेगी, यानी बाकी लॉज हमारे लॉ में अंदर आके एग्जेम्पशन, अनलेस के हम खुद कहें साथ वाले अंकल को, अंकल आए जरा मसला बढ़ गया है, अनलेस के हम खुद, फिर मजबूरी में तो आपको पता है इंटरफेरेंस की इजाजत दे देते हैं। फिर कभी बीवी फोन करके बुला रही होती है शोर के बारे में पुलिस, कभी शोर फोन करके पता नहीं क्या क्या आजकल राज चल रहे हैं माशरे के। अनलेस कि आप खुद फिर किसी को एंटर होने दे, वो फिर आपकी अपनी मर्जी है। अनलेस इट इज अलाउड अंडर दिस लॉ, अनलेस कि ये लॉ खुद मान ले कि फलां लॉ लगेगा मेरे लॉ में घुस के, फिर ठीक है, फिर आपकी मर्जी। इसी को मिसाल दे दें, हमने किसी और लॉ को अपने लॉ में घुसने दिया हो। सुबह सुबह क्लास ली थी आज, हमने एक लॉ को अपने लॉ में घुसने दिया था, पता नहीं क्या मुश्किल सा नाम था, प्रिविलेजेस डिप्लोमेटिक एंड कौंसलर यूनाइटेड नेशन एक्ट, पता नहीं कौन सा ये लॉ था। ये कोई लॉ था, इस लॉ को हमने अपने लॉ में घुस के कहा था कि तुम जो कहते हो हम वो माफ कर देंगे। तो हम खुद कभी कभी किसी लॉ को अपने अंदर घुस के पंगे लेने देते हैं। पता नहीं कौन सा ये लॉ था, प्रिविलेजेस देने थे किसी को किसी लॉ के तहत, तो हमारे लॉ ने कहा अच्छा ठीक है दे दो, कोई मसला नहीं। तो अगर हम खुद किसी लॉ को अपने अंदर आने दें तो मोस्ट वेलकम, मरहबा मरहबा, मैरिज हॉल। अच्छा जी, कंपनीज के ऊपर डबल टैक्स लगता है। कंपनीज पे क्या लगता है? डबल टैक्स।
होंडा कार ने कमाए 100 रुपए। आप याद रखिएगा कंपनीज पे ना टैक्स रेट चैप्टर 4 में दिया हुआ था 29%। होंडा कार ने कमाए 100 रुपए। इट पेड ₹29 एज इनकम टैक्स ऑन इट्स इनकम फ्रॉम बिजनेस। होंडा ने अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में 29 रुपए एफबीआर को जमा करा दिया। बचे कितने? इट इज डिसाइडेड दैट रिमेनिंग 71 लेफ्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। बाकी पैसे किसको बांट दें? शेयर होल्डर्स को, जो ओनर्स हैं। डबल टैक्स लगेगा। नाउ होंडा वाइल मेकिंग पेमेंट विल डिडक्ट टैक्स एट रेट ऑफ 15%। तो 71 पे 15% टैक्स लगेगा और 10.65 हुकूमत के खजाने में और चला जाएगा। तो कंपनी अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस पे भी टैक्स देती है और शेयर होल्डर अपनी डिविडेंड इनकम पे भी टैक्स देते हैं। मैं कोशिश करता हूं इस बात को एक और तरीके से समझाने की। ये कंपनी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी बनाई है, शेयर होल्डर्स जिन्होंने कंपनी में पैसा डाला है। जाहिर बात है कंपनी तो नेचुरल पर्सन नहीं है ना, ये एफबीआर है। तो कंपनी ने 100 कमाया है, 100 में से 29 एफबीआर को दे दे और 71 शेयर होल्डर्स को दे दे। लेकिन शेयर होल्डर्स 71 में से 10.65 एफबीआर को दे दें और बाकी जो 71 में से बचा है जितना भी, वो शेयर होल्डर अपने घर लेके चले जाए। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है शेयर होल्डर तो नहीं एफबीआर को देते, वो भी कंपनी काट के दे देती है। मैंने तो समझाने के लिए बताया ना आपको। तो क्या कहानी बनेगी जरा जल्दी बताएं। कंपनी ने कितना कमाया? 100। तो 100 में से 29 किसको दे दिया और 71 फर्ज करें शेयर होल्डर के घरों में पहुंच गया। अब शेयर होल्डर ने कौन सी इनकम कमाई? डिविडेंड इनकम। अब शेयर होल्डर क्या करेंगे? 71 रखेंगे या 71 में से कोई दो हिस्से करेंगे इसके? 71 में से 10.65 एफबीआर को भेज देंगे और बाकी जो भी बचेगा, पता नहीं 60 या कुछ जो भी बचेगा, 60 पॉइंट कुछ जो भी, वो शेयर होल्डर घर लेकर चले जाएंगे। डन। तो लेकिन ये बात मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि शेयर होल्डर खुद टैक्स जमा नहीं कराने जाते, वो भी कंपनी ही कोशिश करती है कि मैं इनकी इनकम पे टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करा दूं। बट दो लोग बर्डन बर्दाश्त करते हैं, कंपनी भी बर्डन बर्दाश्त करती है और इसलिए कोई 100 रुपये कंपनी कमाती है तो 40 तो हुकूमत के पास ही चला जाता है। अगर एक कंपनी 100 करोड़ कमा रही है तो 40 करोड़ तो समझे हुकूमत के पास चला गया, बाकी 60 करोड़ बचे बेचारे शेयर होल्डर्स के लिए। इसलिए कंपनीज का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। कंपनीज क्या क्या पे करती हैं? डबल टैक्स। तो ये बात यहां लिखी हुई थी। लेकिन एक अजीब सा सिनेरियो अब मैं आपके सामने रखने लगा हूं। अ कंपनी अर्नड एग्रीकल्चर इनकम ऑफ 100 रुपया। कंपनी ने कितनी इनकम कमाई? 100 रुपया। कौन सी? एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम कमाई। एफबीआर को कितना पे करेगी? 0, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम क्या है? माफ, 0 रुपए या 29 रुपए। इट पेड ₹0 एज इनकम टैक्स ऑन इट्स इनकम फ्रॉम बिजनेस बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट। शेयर होल्डर्स को कितना भेज देगी? 100। शेयर होल्डर्स 15 एफबीआर को देंगे और बाकी 85 घर लेके चले जाएंगे। यहां पर शेयर होल्डर्स को कोई रिलैक्सेशन नहीं है क्योंकि वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कमा रहे। एग्रीकल्चर इनकम तो कौन कमा रही थी? कंपनी। ठीक है, मुझे पढ़ लेने दें। अ कंपनी एंड एग्रीकल्चर इनकम ऑफ ₹100। It paid ₹0 as income tax on its income from business because agriculture income is exempt. It is decided that ₹100 is to be distributed to shareholders as dividend. ये 100 इनको भेज दें। Now company while making payment will deduct tax of ₹15% because exemption was available to original recipient. Original recipient कौन है? Company. आगे ना पढ़े इंग्लिश। Because exemption is available to original recipient. तो अब शेयर होल्डर के पास बेचारा कितना बचा? 85 और 15 एफबीआर के पास चला गया।
हाँ, ये शेयर होल्डर खुद 15 जमा नहीं कराएगा, कंपनी ही काट के जमा करा देती है। नहीं, अगर फर्टिलाइज़र ख़रीद के बेच रही हैं तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। बहरहाल इसके बारे में अभी आप सवाल ना पूछो, क्योंकि सफ़े के टॉप पे एग्रीकल्चर इनकम की ना हमने डेफिनेशन पढ़नी है, तो फिर उसमें पता चलेगा क्या चीज़ें एग्रीकल्चर हैं क्या नहीं है। यार ये अंग्रेज़ी समझ आ जाएगी आपको, पढ़े ना सेक्शन 55 की। आज एक कोशिश करें, जो मैं चीज़ें लिखवाता हूँ खुद अंडरलाइन कर करके, वो अगर आप लिख लें तो कैसा रहेगा। और फिर साथ वाले से आपने कंपेयर करना है कि उसने किस चीज़ का क्या मतलब लिखा, फिर ज़रा पता चलेगा दोनों को एक दूसरे के बारे में। जी, एक दो बात उसने लिखी है या तीन चार लिख ली हैं? वेयर एनी income from business is exempt from tax, the exemption shall be available to company. The exemption shall be available to and shall extend to, shall not extend, and shall not extend to any shareholder. ये तो लिखा ही होगा सबने वैसे। And shall not extend to shareholder receiving any dividend payment, receiving any dividend payment out of that income from business, out of that income from business, उसी income from business dividend बांटा जा रहा है ना। shall extend या shall not extend? shall not extend को ना इंग्लिश में कहते हैं लिमिट। एग्जेम्पशन को लिमिट कर दें सिर्फ किस तक, और ना जाने दें। लिमिटेशन ऑफ एग्जेम्पशन का ऑपोजिट फिक्रा क्या होगा? एक्सटेंशन ऑफ एग्जेम्पशन। हमने एग्जेम्पशन को रोका है या अगले बंदे को भी एग्जेम्पशन दे दी है? रोक दिया। सिर्फ किस तक, और किसको एग्जेम्पशन नहीं दी? इसे इंग्लिश में कहेंगे मुश्किल सा लफ्ज लिमिटेशन ऑफ छूट। छूट को लिमिट कर दिया गया सिर्फ किस तक? कंपनी तक। Where any income is exempt from tax, the exemption shall be limited to the original recipient company and shall not extend to any person receiving any payment out of that income. अच्छा जी, आखिरी बात हमारी रह गई है, इसको पढ़ लें पेज 286 पर 3 और 4। यार ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है। यहाँ एक बिल्कुल एक नई चीज़ आप पढ़ेंगे। शेयर होल्डर है फेडरल गवर्नमेंट, और 100% शेयर ओन कर रही है किसी कंपनी के जिसका नाम है ब्रेड कंपनी। इस ब्रेड कंपनी ने कमाया 100 रुपया। भाईजान ये भी एफबीआर को देगी 29 रुपये। सर अभी तो आपने बताया था फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं देना होता। हाँ, फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं देना होता, लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट पंगा लेके कंपनी बनाए ना, ब्रेड कंपनी फेडरल गवर्नमेंट की है, तो अगर फेडरल गवर्नमेंट पंगा लेके कंपनी बनाए फिर इसको कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन शेयर होल्डर को आप टैक्स नहीं देना। ये जो पैसे आप इसके पास जा रहे होंगे कितने, इस 71 में से 0 रुपीज जाएंगे एफबीआर के पास। डिविडेंड इनकम पे टैक्स नहीं कटेगा, बल्कि सिर्फ किस पे लगेगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस पे। नहीं, इसको ओरिजिनल रिसीवर और वो ना करो, ये तो इनकम वैसे ही एग्जेम्प्ट नहीं है। ये तो नॉर्मल ब्रेड कंपनी मिसाल के तौर पे अंडे बेच रही है, कुछ बना रही है, ये तो नॉर्मल इनकम है आपकी। ये कौन सी इनकम है?
तो नॉर्मल इनकम अंडे खरीद के एक जगह से बेच रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो कुछ कर लें, मशीनरी बना रहे हैं, मशीन बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, मशीन बना रहे हैं, टॉयज बेच रहे हैं, जो मर्जी लिख लें। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट खुद कारोबार करे तो माफ है, लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट कंपनी खोल के कारोबार करे फिर कंपनी को 29% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब फेडरल गवर्नमेंट को डिविडेंड मिलेगा वो एग्जाम, उस पर टैक्स नहीं होगा। तो ये वो जरा कौन सा वाला सेक्शन है, 49 का पॉइंट 3 और 4। ओके, एनी पर्सन मेकिंग पेमेंट टू फेडरल गवर्नमेंट शैल नॉट डिडक्ट टैक्स। इसका मतलब जरा लिखें, इसका मतलब लिखें कि ब्रेड कंपनी will not deduct tax at 15%। ब्रेड कंपनी विल नॉट, ये तो पता है ना आपको, ब्रेड कंपनी को फेडरल गवर्नमेंट ओन कर रही है, ये तो पता है ना, फिर ये अगली बात मैं करवाऊंगा। ब्रेड कंपनी विल नॉट डिडक्ट टैक्स एट 15% while paying dividend to फेडरल गवर्नमेंट। यार कोई घंटा के लेट हो गए हो आप। अच्छा कहीं गलतफहमी तो नहीं होगी? अच्छा, जानबूझ के लेट, ठीक है। ब्रेड कंपनी वाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू विल नॉट डिडक्ट टैक्स। जितना भी डिविडेंड देना है वो पूरा देंगे या 15% टैक्स काट के देंगे? पूरा देंगे, यही बात हमने पढ़ी है ना। लेकिन एक काम होगा, एग्जेम्पशन शैल नॉट बी अवेलेबल। एग्जेम्पशन शैल नॉट, कब एग्जेम्पशन शैल नॉट बी अवेलेबल? इन केस कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड बाय फेडरल लॉ। फिर ये कौन सी एग्जेम्पशन है जो अवेलेबल नहीं है? ये 29% वाली है या 15% वाली है? 15% वाली तो अवेलेबल है एग्जेम्पशन, लेकिन कौन सी एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है? 29% वाली। तो कौन सी माफ है और कौन सी टैक्सेबल है? 29% वाली। समझ आ गई बात? तो एग्जेम्पशन शैल नॉट बी अवेलेबल इन केस ऑफ अ कंपनी एस्टेब्लिश्ड बाय फेडरल और प्रोविंशियल लॉ। वही बात दोबारा लिख रहा है, एग्जेम्पशन शैल नॉट बी अवेलेबल इन केस ऑफ कॉर्पोरेशन कंपनी सेट अप ओन कंट्रोल्ड बाय फेडरल और प्रोविंशियल लॉ। ठीक है। अच्छा, कहते ये लाइन पढ़ते हुए ना आपके जहन में घर में कंफ्यूजन आ सकती है कि एफबीआर भी फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, तो एफबीआर के पास ही टैक्स जा रहा है तो हुकूमत को ही टैक्स दे रही है। कहते ये बात ना अपने माइंड से झटक दो, अगर ये बात आपके जहन में आ रही है। बस ये लिखा है इसमें। कहते ये करते हुए आपके जहन में ये आ सकता है, तो कहते इस बात को इग्नोर कर दो। कहते ज्यादा सोचा ना करो, दबाव रूल अप्लाई। कहते ऊपर वाला रूल मैं लगाया करूंगा। इग्नोरिंग द फैक्ट, कहते ये हकीकत को छोड़ दो। अगर आपके जहन में आ रहा है ना कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ इनकम इज विद फेडरल गवर्नमेंट, अल्टीमेटली तो ये इनकम सारी किसकी है? जो टैक्स 29 से दोबारा हुकूमत के पास ही आ गया है। कहते इस बात को छोड़ दो, जहन से निकाल दो। अगर ये बात आपको तंग कर रही है तो कहते ये जहन से निकाल दो, इस तरह ना सोचो। बस कंपनी ने क्या देना है?
₹29 टैक्स देना, कहते हैं बात खत्म बस। तो ये लाइन समझ आ गई? द अबव रूल अप्लाई, यानी पे 29%। अबव रूल अप्लाई का यही मतलब है ना, पे 29% पे करो कंपनी। इग्नोर कर दो इस बात को कि अल्टीमेटली वो पैसा तो किसके हाथों में चला जाना है दोबारा वापस, एफबीआर के पास, और एफबीआर फेडरल गवर्नमेंट का, तो सारा उसी के पास चला जाना है। इस बात को इग्नोर। क्लियर? ओके, पेज 284। बाहर के मुल्क से जो ऑफिशियल्स आए हुए हैं उनको तनख्वाह माफ है अगर 3 शर्तें पूरी कर दें। वो बाहर के सिटीजन हो, पाकिस्तानी बंदे भी वहां ऐसी सर्विस दे रहे हो, और पाकिस्तानी बंदे को भी वहां इनकम माफ करें। 2 मुल्कों के दरमियान मुआहदा हो जाए तो फिर चाइनीज जो पाकिस्तान आएंगे उनको इनकम क्या होगी, माफ होगी। सैलाब ज़दगान, ज़लज़ला ज़दगान की मदद करने के लिए या कोई ब्रिज वगैरह बनाने के लिए प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल रहा है, तो जो लोग पाकिस्तान आए हैं उनकी इनकम माफ है अगर वो नॉन सिटीजन है, नॉन रेजिडेंट है, और पैसे उनको चंदे से दिए जाएं। और यहां एक बात एक्स्ट्रा थी कि प्रोजेक्ट भी चंदे से चलाया जाए। प्रेसिडेंट के सारे तोहफे माफ है, नॉन रेजिडेंट जर्मन की इंटरेस्ट इनकम माफ है अगर ये 4 शर्तें पूरी हो जाएं। स्कॉलरशिप माफ है, लेकिन अगर रिश्तेदार से मिले तो माफ नहीं है। शोहर जो बीवी को पैसे दे तलाक देते हुए वो पैसे माफ है। फेडरल गवर्नमेंट की अपनी इनकम माफ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी इनकम माफ है। लेकिन अगर वो कंपनी मिला दे तो फिर कंपनी 29% टैक्स देना है, लेकिन डिविडेंड पे टैक्स नहीं कटेगा। 4 किस्म की एग्जेम्पशंस अवेलेबल है, लेकिन ये हमारे लॉ देगा, कोई और लॉ ये एग्जेम्पशंस नहीं दे सकता। हमारा लॉ ये एग्जेम्पशंस देगा। इसकी हेडिंग है एग्जेम्पशंस अंडर अदर लॉ। अदर लॉ को ये पावर नहीं है एग्जेम्पशंस देने की, और एग्जेम्पशन सिर्फ उसी बंदे को मिलेगी जिसकी है, किसी और को एक्सटेंड नहीं होगी। पेज 289, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंपेयर द टैक्सेबल इनकम अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम। रईस की बीवी जुदा हो गई अपने शोहर से क्योंकि घर में लड़ाइयां बहुत हो रही थी, फुल स्टॉप। मुआहदे में यह तय पाया कि उसकी बीवी को एक घर मिलेगा और 1.5 लाख रुपया कैश मिलेगा हर महीने। द फेयर मार्केट रेंट ऑफ हाउस इज 50,000। आपको क्या लग रहा है, बीवी ने घर किराए पे चढ़ा दिया? असल बात अंदर की मैं बताऊं कि रईस ना गुलबर्ग में रहता है, तो इसने ना बीवी को तलाक दे दी। सुबह ही मेरी बात हुई थी रईस से, तो इसने बीवी को तलाक दे दी। तो अब इसने बीवी को कहा मेरा एक घर है गार्डन टाउन के अंदर, तो वहाँ तुम जाके रह लो, ठीक है, खुदा के लिए इधर ना आना आज के बाद, वहाँ तुम जाके रह लो, हर महीने 1.5 लाख तुम्हें पहुँच जाया करेगा। अब सवाल वाले ने ना ऐसे तंग करने के लिए कह दिया कि घर का किराया 50,000 है। क्या बीवी किसी को किराए पे देके ये किराया ले रही है, या वैसे ही सवाल वाले ने बताया घर का किराया इतना है, वैसे ही बताया है? तो शोहर की तरफ से क्या मिला, घर, ये एग्जेम्प्ट है। शोहर की तरफ से क्या मिला, 1.5 लाख, ये माफ है दोनों। हाँ, अगर बीवी घर किराए पे चढ़ा दे वो और बात है, वो जरा मैं आपको अगले पॉइंट में समझाता हूं। तो ये दोनों बेनिफिट्स माफ है, ये दोनों बेनिफिट्स माफ है। आपने ये नहीं सोचना बीवी को शोहर की तरफ से घर मिला हुआ है तो 50,000 रुपया किराया सेव हो रहा है, ऐसे नहीं सोचना। शोहर की तरफ से मिले ना, शोहर की तरफ से जो मर्जी चीज मिले, चाहे पैसे मिले चाहे घर मिले, सब क्या है, माफ। अच्छा, जब रईस ने ऐसा किया तो फिर अहमद ने भी अपनी बीवी को बुलाया। क्वेश्चन 8 में, ये मार्च 2021 की बात है, वो मार्च 2018 की बात थी। 3 साल बाद अहमद ने अपनी बीवी को बुलाया, बीवी मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, जैसे कि रईस ने अपनी बीवी को छोड़ा था चंद साल पहले। एंड डिसाइडेड टू लिव अपार्ट, तुम कहीं और रहो, मैं कहीं और रहूँगा, बेटा तुम ले जाओ, बेटा तुम ले जाओ। बिलो आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द क्लॉजेस। वकील साहब आ जाएं भाईजान, वकील को बुलाया, चलो जी, मियाँ बीवी राज़ी नहीं, अब मियाँ बीवी जुदा हो रहे हैं, अब मौलवी साहब को नहीं बुलाना। अच्छा, वकील साहब को बुला लिया, वैसे तो मौलवी साहब को बुला के पूछना चाहिए तलाक हुई भी या नहीं। अच्छा, अजीब जाहिल लोग हैं वैसे। मौलवी साहब जाके कहते हैं मौलवी साहब ने तलाक गुस्से में दे दी थी, हो गई या नहीं होगी? तो मौलवी साहब आगे से कहते हैं भाईजान प्यार से कौन देता है तलाक?
जहालत के सवाल जाके पूछते हैं ना, मुझे साहब हमने गुस्से में तलाक दे दी थी, तो गुस्से में ही तो तलाक देते हैं, आपके प्यार से भी तलाक देते हैं, गप्पे चुपे मारते हुए, चुपे मारे, तो गुस्से में भी तलाक तो हो जाती है ना। आगे, बिलो और दी एक्सट्रैक्ट्स ऑफ क्लासेस फ्रॉम दी, जब तलाक हो रही थी, बीवी उधर मुंह करके बैठी थी, शोहर उधर मुंह करके बैठा था, और उधर मुंह करके एग्रीमेंट साइन हो रहा था। शोहर, कितने पैसे दोगे मुझे? रईस की बीवी को तो 1.5 लाख मिले थे। शोहर ने कहा भाईजान कोई नहीं, 900, मैं 50,000 रुपया तुम्हें दे दिया करूंगा, हर महीने तुम्हें 50,000 पहुंच जाया करेगा, टेंशन ना लो। अच्छा, ये मुन्ने का क्या करना है? इसकी स्कूल फीस मेरी तरफ से, ले जाओ इसको तुम साथ, इसकी स्कूल फीस मेरी तरफ से। शोहर ने बीवी को कितने पैसे दिए? 50,000, और मुन्ने की स्कूल फीस भी किसके जिम्मे? तो शोहर से जो चीज मिलेगी वो माफ होगी। शोहर से 50,000 मिला वो भी माफ है, शोहर से बच्चे के लिए 10,000 मिला वो भी माफ है, क्योंकि शोहर से मिल रही है चीज, शोहर से। शोहर ने कहा बीवी चलो इससे गुजारा चल जाएगा, बीवी ने कहा नहीं मेरा नहीं चलेगा, जिस तरह तुमने मेरी आदतें खराब कर दी है ना खर्चने की, तो मेरा नहीं गुजारा चलेगा इससे। शोहर ने कहा चलो फिर ऐसा करते हैं, वो जो मेरी शॉप नहीं है इछरे में, वो तुम ले लो। कसम से सरताज? हाँ सरताज, मैं अभी जा रही हूं तुम्हें छोड़ के। वो मिस्टर अहमद विल ट्रांसफर द ओनरशिप, अभी चलो मेरे साथ LDA, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहां जाके तुम्हारे नाम लगवा देता हूं मैं। तो मिस्टर अहमद विल ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ शॉप इन हर स्पाउसेस, 2-3 बीवियों को इकट्ठी तलाक दी है, या अपॉस्ट्रोफी एस वाली बीवी है? अपॉस्ट्रोफी एस वाली बीवी है, एक ही बीवी है। तो मिस्टर अहमद विल ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ शॉप इन हर स्पाउस नेम। अच्छा एक बात आप याद रखिएगा, ये शॉप का मिलना माफ है, काश शॉप की फेयर वैल्यू दे देता। ये ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड है, लेकिन एम्प्लॉयर नहीं दे रहा, शोहर दे रहा है। ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड है, फोकस करें, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड है। और प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड में मैं ज्यूम कर रहा हूं कि ये 1 करोड़ की है, क्योंकि महीने का रेंट 88,000 रुपया बहुत बड़ा रेंट होता है। प्रॉपर्टी को 1 करोड़ 2 करोड़ की होगी जो इसने दी होगी, तो 1 करोड़ 2 करोड़ के घर से तकरीबन महीने का 88,000 किराया आ जाता होगा। दिस शॉप वॉज ऑलरेडी इन यूज बाय अ किराएदार एट अ मंथली रेंटल ऑफ, Mrs. Ahmed will be entitled to receive the rent from शोहर। नो, ये किराया शोहर से नहीं आएगा, ये किराया तो किससे आएगा भाईजान? शोहर ने तो दुकान दे दी है, अब दुकान में ये किराएदार ढूंढे, बीवी, बानो नाम रख देते हैं इसका, बानो खुद किराएदार ढूंढे, या शोहर का पुराना किराएदार जो है उधर रहे। किराएदार ये 88,000 देगा या शोहर 88,000 दे रहा है? ये 88,000 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है बीवी की, ये माफ नहीं होगी, ये शोहर की तरफ से नहीं मिल रही। शोहर की तरफ से क्या मिल रहे हैं? घर घर घर। शोहर की तरफ से क्या मिल रहा है? घर। शोहर की, घर नहीं शॉप, शोहर की तरफ से शॉप मिल रही है, शोहर की तरफ से किराया नहीं मिल रहा। तो यहां पिछले सवाल में क्या था? पिछले सवाल में बीवी ने घर किराए पे नहीं दिया था, पिछले सवाल में बीवी, वैसे ही सवाल में बता दिया था कि घर का किराया इतना है, बीवी को सिर्फ घर मिला हुआ था। इधर क्या मिला है? शॉप मिली है। अगर शॉप खाली पड़ी रहे तो फिर बीवी की इनकम में कुछ ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर शॉप से बीवी कुछ कमाने लग जाए तो वो मेरे ख्याल से शोहर से तो नहीं कमा रही, वो तो किसी किराएदार से कमा रही है। तो बस आपने ना ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि ये चीज शोहर की तरफ से आ रही है या किसी और बंदे की तरफ से। अगर शोहर की तरफ से आ रही है तो वो माफ है, शोहर की तरफ से 50 आ रहा है, फ्लोट कर रहे हैं, वो माफ है। शोहर की तरफ से 10,000 आ रहा है, वो माफ है। शोहर की तरफ से प्रॉपर्टी की ओनरशिप आ रही है, वो माफ है। लेकिन शोहर की तरफ से 88,000 नहीं आ रहा। ये 88,000 किसकी तरफ से आ रहा है? किराएदार की तरफ से। और प्रॉपर्टी तलाक यकम जुलाई को दी और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते करते यकम सितंबर आ गई, तो फिर इसका मतलब है फिर 10 महीने का किराया इनकम में ऐड होगा। 88,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि मिसेज अहमद विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव किराया जब उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो मिली कब है उसे? यकम सितंबर को उसके नाम हो गई। अगर सवाल में ना प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू दी होती तो उसे मैं इग्नोर करता कि करोड़ का तोहफा जो बीवी को मिला है वो भी माफ है। वो किसकी तरफ से मिला है? करोड़ का तोहफा मिला है, इन काइंड मिला है, इन कैश नहीं मिला, वो शोहर की तरफ से मिला है। शोहर की तरफ से शॉप मिली, शोहर की तरफ से 50,000 मिले, शोहर की तरफ से बच्चे की स्कूल फीस मिली। शोहर की तरफ से लफ्ज आपने पेपर में बोलना है, लेकिन ये शोहर की तरफ से नहीं है। 88,000 ये किसकी तरफ से है? किराएदार की तरफ से। Any income received by a spouse is a sport payment, shall be exempt from tax.
As 50,000 is being received by Mrs. Ahmed under an agreement to live apart, this amount will be exempt. Similarly, 10,000 will also be exempt. However, rent received from shop will be considered as income of Mrs. Ahmed. Then it will be classified under income from property. The rent will be included in income from the date of transfer of ownership, that is Jacom September. So total amount to be included in rent is 880. उसमें से रिपेयर अलाउंस वगैरह बाकी खर्चे तो माइनस करेगी. क्लियर? अच्छा, पार्ट भी कोशिश है मेरी आधे पौने घंटे से ज़्यादा ना हो, मैक्सिमम भी हो गया तो घंटे का होगा. एक तो कल जो आपको न्यूमेरिकल दिया था होमवर्क में वो डिस्कस होगा, और भी सेल्स टैक्स के थ्योरी के कुछ सवाल डिस्कस हो जाएंगे, शायद कोई का दो का और न्यूमेरिकल डिस्कस हो जाए. क्लोज कर दो.